मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिजिक्स में पार्ट वन का जो पहला यूनिट है, जिसे आप हिंदी में इकाई भी कहते हैं, इकाई एक यानी यूनिट एक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसकी हिंदी होती है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है आपका इलेक्ट्रो और दूसरा शब्द है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का अर्थ होता है चार्ज, जिसकी हिंदी होती है आवेश, और स्टैटिक्स इसकी अर्थ होता है एट रेस्ट, और इसका हिंदी होता है स्थिर या रुका हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ हो गया स्थिर आवेश या रुका हुआ आवेश। तो आप लोग स्थिर आवेश या रुका हुआ आवेश पढ़ लीजिए, और फिजिक्स के जिस ब्रांच में आप लोग पढ़िए उस ब्रांच को कह दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसका परिभाषा यही से बन जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें स्थिर आवेश अर्थात रुका हुआ आवेश, स्थिर आवेश का, और आवेश की अंग्रेजी यहां बता चुका हूं चार्ज। ठीक है, आवेश का अध्ययन किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। यानी इसमें सिर्फ आप रुका हुआ ही आवेश पढ़िएगा, स्थिर आवेश के बारे में ही आप पढ़िएगा। ठीक है, तो फिजिक्स के जिस ब्रांच में आप पढ़िए उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहिए, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है आप फिजिक्स पार्ट वन का पहला यूनिट है, और इसमें दो चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर एक और चैप्टर टू। तो चलिए आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश एंड और फील्ड क्षेत्र। विद्युत आवेश और क्षेत्र, यानी इस चैप्टर में आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या इसका गुण है। तो पहले आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले कि आवेश, जिसकी अंग्रेजी होती है चार्ज, किसको कहते हैं। इसको समझने से पहले आप क्या करिए कि वस्तु में द्रव्यमान होता है,
और द्रव्यमान जो है मूलभूत गुण है। अब मूलभूत गुण क्या है? ठीक है, मूलभूत गुण एक ऐसा गुण होता है, इसके अंग्रेजी होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी अर्थात इसकी हिंदी मूलभूत गुण किसी भी वस्तु का एक ऐसा गुण है जो उसमें उपस्थित है। आप उस पर प्रश्न नहीं कर सकते कि आप में ये चीज है तो क्यों है, आप में ये नहीं होना चाहिए, जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह आज तक नहीं उपलब्ध है। ठीक है, तो वैसे गुण को हम लोग मूलभूत गुण कहते हैं। अब जैसे देखिए, किसी वस्तु का एक ऐसा मूलभूत गुण जो क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल पैदा कर देगा। अगर किसी वस्तु में एक ऐसा मूलभूत गुण है, एक ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल को पैदा कर देगा। और अगर गुरुत्वाकर्षण बल है तो उस बल को अनुभव भी यही गुण करेगा, यही करेगा। और इसी गुण को हम लोग कहेंगे द्रव्यमान, और इसी गुण को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण, मूलभूत गुण तो आप समझिए चुके हैं। मैंने यहाँ पर बताया था कि किसी भी वस्तु में एक ऐसा गुण है जो पहले से मौजूद है उस वस्तु में, और आप प्रश्न नहीं कर सकते कि आप में यह गुण क्यों है। ठीक है, आज तक किसी ने पूछा कि किसी वस्तु में भैया तेरा पास द्रव्यमान काहे हको, आज तक कोई नहीं पूछा, प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे गुण को हम लोग मूलभूत गुण कहते हैं। तो किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण जो जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों को तथा इसके प्रभावों को तथा इसके प्रभावों को अनुभव करता है तथा इसके प्रभावों को अनुभव करता है आवेश, जिसकी अंग्रेजी चार्ज होती है, चार्ज कहलाता है, आवेश कहलाता है। आवेश को Q से डिनोट या हिंदी में सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। किसी वस्तु में एक ऐसा मूलभूत गुण जो क्या करेगा कि विद्युत क्षेत्र को पैदा कर देगा, विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा और साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा कर देगा। अगर पहले से विद्युत क्षेत्र पैदा है या चुंबकीय क्षेत्र अगर पैदा है तो वह गुण इसके प्रभाव को अनुभव भी कर सकता है। तो ऐसे गुण को हम लोग आवेश कहते हैं, और आवेश को हम लोग Q से सूचित किया जाता है। ठीक है,
अब आवेश का मात्रक, अब हम लोग आवेश के मात्रक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप लोग दसम वर्ग में पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा I बराबर आवेश बटा समय, इसका परिभाषा पढ़े थे कि प्रति एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उस आवेश को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ये आप पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर पीछा तिरछी गुना करिए, यानी Q बराबर हो जाएगा I गुना T। अब यहाँ से आवेश का SI मात्रक, तो आवेश का SI मात्रक हो जाएगा I एम्पियर, I यानी विद्युत धारा, और इसका SI मात्रक एम्पियर गुना समय का SI मात्रक सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। एम्पियर गुने सेकेंड को कहा जाता है कूलम्ब, COL, कूलम्ब। कूलम्ब कहा जाता है, कुछ लोग कूलॉम भी कहते हैं। आप कूलम्ब या कूलॉम जो इच्छा है वो बोलिए, दोनों सही है। ठीक है, तो आप यहाँ याद रखिएगा, 1 एम्पियर सेकेंड, 1 एम्पियर सेकेंड बराबर 1 कूलम्ब। फिर आवेश का CGS मात्रक, आवेश का CGS मात्रक, आवेश का CGS मात्रक होता है स्टेट कूलम्ब, स्टेट कूलम्ब। यहाँ भी आप याद रखिएगा कि 1 कूलम्ब बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब, स्टेट कूलम्ब। ये याद रखिएगा। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, आवेश यानी चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड, FARAD, फैराड। और इसको हम लोग F से सूचित करते हैं। याद रखिएगा, 1 फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम्ब। इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिए।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अन्य मात्रक। अब अन्य मात्रक में जैसे आप पढ़े होंगे टी, टी माने पिको, एक एन मतलब नैनो, एक माइक्रो, एक ये मिली। एक पिको का मतलब होता है 10 के पावर -12, एक नैनो 10 के पावर -6, एक माइक्रो 10 के पावर -6 और एक मिली यानी 10 के पावर -3। देखिए एक पिको कूलम, एक पिको कूलम, एक पिको, तो एक पिको का मतलब हुआ 10 के पावर -12। कूलम है, कूलम लिख दीजिए। इसका देखिए एक नैनो कूलम, तो एक नैनो का मतलब हुआ 10 के पावर -9 कूलम, तो कूलम लिख दीजिए। एक माइक्रो कूलम, तो एक माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 सी यानी कूलम। इसका देखिए एक मिली, अब मिली के बाद कूलम, तो एक मिली मतलब 10 के पावर -3, एक मिली के पड़ा कूलम, तो कूलम। इस तरह से आप बदल सकते हैं और न्यूमेरिकल इसका बनाने के दौरान इसका यूज होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसके बाद आवेश यानी चार्ज की बीमा, बीमा जिसे आप डायमेंशन क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं चूंकि Q बराबर होता है I गुना T, बीमा जब भी लिखा जाता है तो बड़ी पोस्ट में घेर दीजिए, हो गया बीमा। और इसका घात ये आप 11th सुन एम्पियर, आई का एम्पियर, समय का टी होता है बीमा। एटी, यही आपका हुआ चार्ज की बीमा। एटी बड़ी कोष्ट में घेर दीजिए। मूल मात्रक पर जो घात लगाया जाता है उस घात को ही बीमा कहा जाता है। तो मूल मात्रक एम्पियर मूल मात्रक है, समय टाइम मूल मात्रक है, उसके ऊपर जो घात यहाँ एक है, घात यहाँ एक है, इसको बीमा कहा जाता है। बड़ी कोष्ट में घेर के बताया जाता है। ये आप लोग क्लास 11th में सीख चुके हैं डिटेल से। यहाँ तो बीमा हम आप लोगों को नहीं सिखा पाएंगे, उसके लिए आप ऑफ क्लास का क्लास 11th का बैच है वहाँ पर सीख सकते हैं। यहाँ हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं तो मेरे साथ साथ आप भी लिखते चल जाइए, और नहीं तो फिर लिखना के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, Q बराबर 80, आवेश की बीमा निकलिए। इसके बाद आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना अंग्रेजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, संकल्पना की अंग्रेजी कॉन्सेप्ट ऑफ आवेश का चार्ज। आवेश की संकल्पना जो है
वो जब भी दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाता है। आवेश की संरचना जब भी दी जाती है इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। लिखते चलिए आप लोग। आवेश की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज लिखिए साथ ही साथ। आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, दी जाती है। अर्थात 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 किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर, कमी होने पर वह वस्तु धनावेशित तथा 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 किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने पर वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। अब जैसे सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या 11, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या भी 11 होती है। सोडियम क्या कर चाहता है कि अपना अस्थाई बनाने के लिए, स्थायित्व बनाने के लिए या अपना अष्टक बनाने के लिए इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। ये 8 इलेक्ट्रॉन रहने के लिए दो तरीके हैं। या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से कहे कि हमरा दे दो, और नहीं तो ये कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन हमरा ले लो। तो 7 रुपया लेगा एग्जाम्पल के तौर पर, तो 7 रुपया उसका कर्जा हो गया। और 1 रुपया अगर दे देते हैं तो हम कर्जा में कभी नहीं रहेंगे। इसलिए कर्जा कोई पसंद वसंद नहीं करता, थोड़ा नजदीकी लेके चाहेगा कि हम 1 इलेक्ट्रॉन दे दें। तो ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को ये कहेगा भैया ले ले जा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कहेगा, ले लीजिए। अब ले लेने के बाद क्या होगा देखिए, सोडियम अब 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया, तो अब यहां कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10। 11 इलेक्ट्रॉन है। चूंकि आप लोग जानते हैं कि किसी भी तत्व के जो परमाणु संख्या होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होते हैं और उतने ही प्रोटॉन की संख्या होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋण माइनस रहता है और प्रोटॉन पर हमेशा प्लस यानी धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस यानी ऋण आवेश रहता है। तो परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या तीनों बराबर होते हैं। अब ये क्या किया, अपना अष्टक बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये दे दिया तब यहां पर क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे 11। अब यहां पर समझाने के 2 तरीके हैं कि इसके साथ क्या होगा।
पहला तरीका है जो यहाँ लिखे है कि किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, देख लीजिए 11 था अब 10 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन देखिए दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, तो वो जो वस्तु होगा धन आवेशित हो जाएगा, यानी ये धन आवेश इस पर आ जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ धन आवेश बताने का। दूसरा तरीका हुआ कि आप इस दोनों में देखिए ज्यादा कौन है, जो ज्यादा रहेगा उसी का वैल्यू होता है। तो आप इलेक्ट्रॉन पर देखिए 10 और प्रोटॉन 11, देखिए कि ये कौन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है। कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर एक वो चिन्ह पड़ेगा किसका, या तो प्लस का या तो माइनस का, लेकिन या तो एक माइनस का चिन्ह पड़ेगा या एक प्लस का चिन्ह, देखिए कौन पड़ेगा। तो ये दोनों में कौन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन पर कौन सा चिन्ह है, प्लस है, और कितना ज्यादा है, एक, इसलिए एक प्लस पड़ेगा। ये दो तरीका थे, ठीक है। दूसरा इसको लिख लिए, साथ ही साथ लिखते चलिए, तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब उसी तरह से क्लोरीन पर देखिए, क्लोरीन परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17। अब क्लोरीन जो है वो भी चाहता है कि हम अस्थायित्व अपना बना के रखें, या वो अपना अष्टक बना ले तो वो अस्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। अब अष्टक बनाने के लिए क्या करेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा, नहीं तो कहेगा एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसको बढ़िया है नजदीकी एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो ये क्या करेगा कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ले लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा सुविधा अनुभव करता है। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो क्या होगा, क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें, प्रोटॉन तो वही रहेगा। अब इसमें हम बता चुके हैं कि अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से क्या होगा, वो ऋण आवेशित हो जाता है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि आप ये दोनों में देखिए कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इस पर जब भी पड़ेगा तो ऋण आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, इसलिए माइनस ही पड़ेगा। अब कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, इसलिए ए वो माइनस पड़ेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर इसके बाद अब आपका आएगा कि आवेश की संकल्पना जब भी दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाता है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दिया जाता है, प्रश्न, ठीक है। तो अगला लिखते हैं हम लोग कि आवेश अर्थात चार्ज। तो आवेश की संकल्पना हमेशा इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, दी जाती है, परंतु
प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं, क्यों नहीं? इसके दो कारण है, ठीक है। आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं देने के पीछे दो कारण है। नंबर एक, प्रोटॉन का द्रव्यमान, जो होता है वह एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और उसको 1837 से गुना करिए, तब जाके प्रोटॉन का द्रव्यमान निकलता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसको आप 1837 से गुना करिए, तब आपको एक प्रोटॉन का द्रव्यमान निकलेगा। तो यहाँ से पता चल गया कि प्रोटॉन कितना भारी है इलेक्ट्रॉन के तुलना में। और इतना अधिक भारी होने से क्या लगता है प्रोटॉन हिलेगा? कभी नहीं हिलेगा, वो अपने जगह पर एकदम बैठल रहेगा, क्योंकि इतना ना भारी हो गया, वजन हो गया उसके पास, ठीक है। तो चलिए इसमें लिख देते हैं। अर्थात प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत भारी होता है, जिसके कारण यह गति के लिए स्वतंत्र नहीं होता, गति के लिए स्वतंत्र नहीं होता। और दूसरा, आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं देने के पीछे दूसरा कारण यह है कि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पदार्थ के नाभिक, इसे न्यूक्लियस कहते हैं आप लोग, नाभिक में रहता है, जहां प्रत्येक प्रोटॉन एक दूसरे को सबसे शक्तिशाली बल, इससे शक्तिशाली बल पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं, एक दूसरे को सबसे शक्तिशाली बल नाभिकीय बल द्वारा आबद्ध, माने बंधे होते हैं, आबद्ध होते हैं। आबद्ध का मतलब हो गया कि एक दूसरे से ऐसे एकदम बंधे हुए हैं कि ये जितना बल से ये खींच रहा है, इतना बल से दूसरे से अंदर हिल ही नहीं सकता, मैंने स्टैचू एकदम मूर्ति देखिए, एकदम ऐसे ही रहेगा। इतना एक दूसरे से सबसे शक्तिशाली बल कौन है? नाभिकीय बल, उसके द्वारा आबद्ध होते हैं, ठीक है। जिसके कारण
यह गति के लिए, जिसके कारण यह गति के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। और जब गति के लिए स्वतंत्र नहीं है तो दो पदार्थ को आप जब रगड़ लोगे तो रगड़ला के बाद वह एक दूसरे में ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो गति के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, इससे अगला टॉपिक आपको अगले वीडियो में आपको उपलब्ध हो जाएगा।